नवोदय टच द लेक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा के बारे में और वहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन होता था उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। कुछ मित्रों ने यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अनुरोध किया कि किसी दिन नालंदा की परंपरा पर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस विषय को लेकर के आपके सामने उपलब्ध हूँ। संभवतः हो सकता है कि आपको ये लाभप्रद लगे। एक छोटी सी जानकारी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो प्राचीन, जहाँ तक इसके शुरुआत की अगर बात करें, इसके निर्माण की अगर बात करें, तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में लगभग 450 से लेकर के 470 ईस्वी में जो कुमारगुप्त प्रथम, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो समय समय पर लेकर के अन्य शासकों का, भारतीय शासकों का उसमें सहयोग होता रहा, जैसे कि राजा हर्षवर्धन और फिर इसके बाद पाल शासकों के द्वारा भी निरंतर उसके रखरखाव के लिए, उसके सहयोग के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो कि और ज़्यादा एक प्रकार की तरक्की के लिए संरक्षण मिलता रहा। इसके अलावा भी भारत से अन्य देशों के लोगों का भी संरक्षण निश्चित रूप से प्राप्त होता रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वो चीन से थे, तिब्बत से, तुर्किस्तान और जो कि इंडोनेशिया, फारस इत्यादि देशों के लोग यहाँ पर आकर के अध्ययन किया करते थे। तो इस निश्चित रूप से उस समय जिस देश के विद्यार्थी आते होंगे तो वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो राजा लोग हैं, उनका भी सहयोग रहता होगा। तो ये इतिहास की बातें इतिहास में निश्चित रूप से मिलती होंगी। तो इसमें जो अध्ययन का क्षेत्र होता था, तो अध्ययन का क्षेत्र प्रमुख रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेशित सूत्र है, इनका अध्ययन हुआ करता था। और यहाँ के प्रमुख विद्वान आचार्य नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति इत्यादि के द्वारा रचित रचनाओं का भी अध्ययन समय समय पर होता रहा। लेकिन अगर प्रारंभिक दौर में अगर हम बात करें तो उस समय प्रमुख रूप से सूत्र शास्त्र, विनय, और उसके साथ साथ जो कि एस्ट्रोलॉजी, योग शास्त्र, चिकित्सा, शल्य विद्या, तो अलग अलग जो कि 5 बड़ी विद्याएं, 5 छोटी विद्याएं कही जाती हैं, तो कुल मिला के 10 विद्याएं होती थीं, उनका अध्ययन अध्यापन होता था। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा भी जिक्र किया जाता है कि जब नालंदा इस एक प्रकार से अवसान होने के बाद, पतन होने के बाद, जब उसके बाद जब खुदाई इसकी हुई तो वहाँ कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई। तो कांसे की मूर्ति से पता लगता है, इतिहासकार बताते हैं, उस आधार पर बताते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति कला की जो बनाने की व्यवस्था वो भी यहाँ पर स्थापित हुई है। और खासकर कि जो मेटल की अगर कहा जाए मूर्तियाँ बनाने का जो शुरुआती चरण है वो नालंदा से हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही वहाँ रहा होगा, लेकिन इतिहास के अनुसार मैं कह पा रहा हूँ। यहाँ खगोल विज्ञान का भी अध्ययन होता था और गणित का भी अध्ययन होता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कि आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की व्याख्या की है, शून्य का आविष्कार किया है, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय से थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में रहा है, अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। और जिक्र किया जाता है आचार्य जो कि ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार, जब वो 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने 10,000 से अधिक छात्रों को देखा, अध्ययन करते देखा। हालांकि खुद वो भी यहाँ पर अध्ययन किए थे, उन्होंने भी यहाँ से बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। और 2000 के आसपास यहाँ आचार्य विद्वान हुआ करते थे। ये आचार्य अर्थात ह्वेनसांग, उनके यात्रा वृत्तांत के अनुसार देखा जाए तो ये जिक्र मिलता है, उनकी डायरी में मिलता है। और फिर 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 1199 के समय तक, 12वीं शताब्दी और 1300 के शुरुआत तक नालंदा का जो नालंदा केंद्र की जो ख्याति थी, जो अध्ययन अध्यापन होता था, वो विश्व में बहुत ही ख्याति प्राप्त था। तो सबसे पहले तारानाथ के अनुसार अगर हम जिक्र देखें, अगर इतिहास को अगर देखें, इसके पतन के बारे में अगर देखें, तो 13वीं शताब्दी आते आते इस विश्वविद्यालय का, इस संस्थान का पूर्णतः विनाश हो गया, पतन हो गया। तो मुस्लिम इतिहासकार जो मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार
यात्रा वृत्तांतों से, उनके लेख से पता चलता है कि इस विद्यालय पर, नालंदा विश्वविद्यालय पर तुर्कों के आक्रमण हुआ। सबसे पहला आक्रमण तुर्कों का हुआ तो बहुत नष्ट हुआ। फिर उसके अलावा तारनाथ जी अपना एक तर्क भी देते हैं कि जब इस विश्वविद्यालय में बौद्धों और अबौद्धों के साथ बहुत सारे वाद विवाद हुए, झगड़े हुए, तो वो भी एक पतन का कारण है। ये इतिहासकार वो अपना वो जिस प्रकार से तर्क देते हैं तो रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस विश्वविद्यालय की जो एक ख्याति थी उसको भी नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जब झगड़े किसी संस्थान में अगर हो जाएं तो ख्याति में हानि पहुंचती है, उसमें कमी आ जाती है। और सबसे पहला जो आघात, बहुत बड़ा आघात जो पहुंचा, वो हूण शासक मिर्हकुल के द्वारा किया गया। और इसके अलावा 1199 या 97, तो अलग अलग डेट्स हैं कोई, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से देखें कि किस प्रकार से उत्थान हुआ। उत्थान होकर के 800 वर्षों तक भारत में भली भांति फला फूला और यहाँ से विश्व में अलग अलग देशों में इसके ख्याति पहुंची। अलग अलग क्षेत्रों में लोग इस यहाँ पर अध्यापन करने आते रहे। तो देखा जाए कि नालंदा की जो प्राचीन पद्धति थी, जो परंपरा थी, वो केवल एक विषय को लेकर के नहीं थी, लेकिन हाँ, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो बौद्ध दर्शन का ये केंद्र होता था, बौद्ध अध्ययन का ये केंद्र होता था। तो यहाँ से जब चीन में बौद्ध दर्शन गया तो नालंदा से ही बहुत सारे विद्वान चीन में गए। उनमें से प्रमुख रूप से आचार्य, अगर बौद्ध धर्म का नाम आता है कि बौद्ध धर्म चाइना में जब गए तो उन्होंने वहाँ पर जा कर के जो ध्यान परंपरा को सिखाया, जो वहाँ पर चीन में छान जिसको कहा जाता है, तो उनकी छान परंपरा अर्थात या जैन परंपरा, ये जो अलग अलग परंपराओं का नाम, कोरिया में जैन परंपरा कहा जाता है, तो क्योंकि कोरिया में भी चीन से बौद्ध धर्म गया हुआ है तो अलग अलग देशों के अपने नाम बदल जाते हैं। तो ज्ञान परंपरा या ध्यान परंपरा, जो ध्यान की परंपरा है, वो नालंदा से बौद्ध धर्म के द्वारा तिब्बत चीन में भली भांति स्थापित की गई। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग, यहाँ के विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आए। भारत से विद्वान चीन में गए। चीनी और भारतीय विद्वानों के द्वारा मिलकर के अनुवाद का प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि इतिहास में दर्ज है, सभी लोग जानते हैं कि दूसरी शताब्दी में हान डायनेस्टी के समय भारत से चीन में बौद्ध धर्म गया। उसके बाद से लगातार आदान प्रदान होता रहा। बौद्ध धर्म, जो कि व्यापारी लोग भी आते थे, तो सिल्क रूट का जिक्र किया जाता, उसके माध्यम से व्यापार होता था। तो वहाँ से लोग आना, यहाँ से लोगों का जाना, फिर अनुवाद का कार्य होना। फिर ह्वेनसांग जब 7वीं शताब्दी में भारत में आने के बाद बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के वो तिब्बत गए। तो ऐसा कहा जाता है कि मुझे भारत में आने का एक ही मकसद था कि इन ग्रंथों को ले जा कर के अपनी भाषा में अनुवादित किया जाए, वहाँ के लोग अध्ययन कर सकें। तो इसका जो इम्पैक्ट है, अब यहाँ बात आती है कि आखिर को यहाँ क्या पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ते थे। तो बौद्ध दर्शन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पूर्व में जिक्र किया, सूत्र, शास्त्र और विनय, और इनमें से भी प्रमुख रूप से जो प्रमाण के ग्रंथ होते थे, प्रमाण के जो लॉजिक जिसके माध्यम से जो अध्ययन किया जाता था, उसका बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया जाता था। क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, अगर हम एक सूत्र से, भगवान बुद्ध के एक सूत्र से हम समझ सकते हैं कि नालंदा के अंदर की जो बौद्ध दर्शन की अध्ययन होता था वो किस प्रकार से होता था। उन्होंने महाबल तंत्र राज सूत्र में कहा है कि ओ मेरे भिक्षु विद्वानों, मेरे वचनों को आप उस प्रकार से समझें जिस प्रकार से सुनार सोने को काट करके, ताप करके, रगड़ करके परखता है कि ये सच्चा सोना है कि नहीं। मेरे आप वचनों को एक सम्मान रूप में मत मानिए, केवल आप शब्द से भगवान बुद्ध ने कहा है तो मान लें, ऐसा नहीं है। आप उनको जानिए, उस पर तर्क करिए, उसका परीक्षण करिए। तो परीक्षण करके ही आप आत्मसात कीजिए, अर्थात आप पहले उसको सुनिए ढंग से, उसके बाद चिंतन करिए, फिर भावना कीजिए। तो चिंतन, श्रवण, चिंतन और भावना की जो तीनों प्रज्ञा है, जो 3 प्रकार की प्रज्ञाओं की परंपरा है, उसको भगवान बुद्ध ने हम लोगों को करने के लिए कहा है। तो नालंदा में उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के विद्वानों ने इस परंपरा को जारी रखा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध के हर सूत्र पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको न मान रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए कि जो
मैं कह रहा हूँ उसको मत मानो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को आप ऐसे ही नहीं मानो, परीक्षण को। हर एक बात नहीं है, अपनी प्रज्ञा के अनुसार कहीं आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि शब्द का कभी कभी अर्थ निकालना खुद से संभव नहीं होता है। तो इसलिए आपको शास्त्रार्थ करना चाहिए, लोगों के विद्वानों के साथ मिलकर के साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। इसका उदाहरण दिया गया कि सोने को जिस प्रकार से ताप कर रगड़ कर, वो इसलिए कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई सुनार है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम सोना लेकर के गए और ख़रीद ले फटाफट, ऐसा नहीं करता है वो क्या करता है, उसको सोने को अगर उसमें गंदगी है तो उसको क्या करेगा, काटेगा, तोड़ के देखेगा कि इसमें अंदर कहीं मिलावट तो नहीं है। मिलावट से पता लगेगा हाँ इसमें मिलावट नहीं, इससे भी पता नहीं लग रहा है तो उसको वो आग में जलाता है। तो आग में जब जला देगा तो अंदर की गंदगी है वो नष्ट हो जाएगी। फिर अगर उससे भी पता नहीं लग रहा है तो वो उसको रगड़ करके देखता है। तो ये हालांकि ये जो जौहरी या सुनार होते हैं उसकी परख को जानते हैं। अब हमारे जैसे आप लोग जैसे आम आदमी तो क्या समझेंगे कि सोना क्या है, जो पीला पीला चीज़ दिख गया वही सोना मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो परख करने वाला वो परख सकता है। उसी प्रकार से बुद्ध के वचनों के गंभीरता को जो पकड़ सकता है वो समझ सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप सब व्यक्ति को पर मत जाओ, शब्दों पर जाओ, आप शब्दों पे भी मत जाओ, अर्थ पे भी जाओ। अर्थ को भी ना मान कर कि जो सत्य है, जो सद्धर्म है, जो सत्य अर्थ हैं, उनको आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से नालंदा में 800 वर्षों तक ये कला जो है तर्कशास्त्र की कला, और उनमें से भी खास करके मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की हमारे चित्त और चैत से किस प्रकार से कार्य करते हैं, प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या कि हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट किस प्रकार से है, शून्यता का दर्शन किस प्रकार से है, कि जो भगवान बुद्ध ने शून्यता का दर्शन दिया वो किस प्रकार से है। दूसरे धम्मचक्र उपदेश के दौरान उन्होंने शून्यता की व्याख्या गृद्धकूट पर की, तो वो किस प्रकार से, इस पर विद्वानों का बहुत सारा शास्त्रार्थ निरंतर चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि दिन भर शास्त्रार्थ चलता, रात भर शास्त्रार्थ चलता था। तो ये परंपरा बहुत गंभीर रही है। उससे लाभ क्या हुआ, उससे लाभ ये होता है कि हमारे अंदर के जो क्लेश हैं, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, वो नष्ट हो सकती हैं। अगर हम किसी चीज़ को शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो वो हमें जानने के लिए भगवान बुद्ध ने खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना न चलना आपका काम है। तो उसी प्रकार से वहाँ के विद्वानों ने भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर, उनके द्वारा बताए गए जो कर्म फल का सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत, मनोविज्ञान की व्यवस्था और ध्यान की व्यवस्था, चाहे वो समत हो चाहे विपස්සना हो, वो गंभीरता से वो संस्थान में, नालंदा संस्थान में इसका एक प्रकार से पालन किया गया, आत्मसात किया गया। और यहाँ से निकल कर के विद्वान अलग अलग देशों में गए। जैसे कि अभी मैंने पूर्व में कहा कि चीन में कौन कौन विद्वान गए, कितने ग्रंथों का अनुवाद हुआ। और चीन में जो अनुवादक गए उसमें से जो कुमार जीव का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, वो 4वीं शताब्दी के थे, तो उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए। चीनी और भारतीय विद्वानों ने मिलकर के भारतीय भाषा से, तो चाहे वो समय संस्कृत रही हो और चाहे पाली रही हो, इन जो बुद्ध के वचन जिनमें संग्रह किए गए थे, उन ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में बखूबी हुआ और पूरा अपना जीवन उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। तो उसके समय समय पर अलग अलग विद्वान भी आते रहे, भारत में सीखने के लिए आते रहे। और चीन से जो परंपरा, नालंदा की परंपरा कोरिया, जापान, वियतनाम इत्यादि देशों में गई, तो वहाँ पर भी निरंतर अध्ययन अध्यापन होता रहा। तो ये जो परंपरा है, अगर देखा जाए कि नालंदा से लेकर के चीन के माध्यम से इन देशों में किस प्रकार से पहुंची और लोगों को क्या लाभ हुआ। और फिर उसके दूसरा देश अगर हम जिक्र करें कि तिब्बत के बारे में देखें कि तिब्बत में बौद्ध धर्म जब प्रारंभ हुआ, तो हालांकि वहाँ के राजा ने को सोचा कि पहले जैसा जिक्र किया जाता है कि चीन के माध्यम से, चीन के द्वारा भी तिब्बत में बौद्ध धर्म आना प्रारंभ हुआ। लेकिन वहाँ के राजाओं लोगों का अपना एक सोच था, वहाँ के शासकों का सोच था, क्यों न जब हम भारत के इस सीमा, जब भारत की और तिब्बत की जब हमारी एक सीमा है, तो उस सीमा के माध्यम से, उस सीमा में हम लोग जब आदान प्रदान है, तो क्यों हम चीनी भाषा से लेकर के इस बौद्ध धर्म को सीखें कि चीनी भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुश्किल भी है, तो क्यों नहीं हम भारतीय भाषा से सीख लें। तो तिब्बत के राजा ने, वहाँ के जो शासकों ने सोचा कि क्यों न हमें अपनी भाषा में इन ग्रंथों को
इस बौद्ध धर्म को सीखना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने युवकों को तिब्बत से भारत में पढ़ने के लिए भेजा। उनमें से प्रमुख थोमी संबोटा, वो भारत में आकर के उन्होंने भारतीय जो उस समय जो लिपि व्याप्ति थी, तो उस लिपि को आधार बना कर के अपनी भाषा को, अपनी जो लिपि है उसका निर्माण, माफ़ कीजिए भाषा नहीं, भाषा तो ऑलरेडी तिब्बत में थी, उस लिपि का निर्माण किया। फिर निर्माण करने के बाद निरंतर वहाँ से तिब्बत से भारत में विद्वानों को भेजना, माफ़ कीजिए जो तिब्बत से फिर भारत में विद्यार्थियों को भेजना प्रारंभ किया। फिर वो पढ़ने के बाद फिर भारत से तिब्बत में भारतीय विद्वानों का आमंत्रित करना, ये परंपरा निरंतर चलती रही। लगातार ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही। और इस दौरान अगर देखें कि 8वीं शताब्दी में राजा टिज़ो देचिन ने उस समय नालंदा के प्रकांड विद्वान आचार्य शांतरक्षित जी को तिब्बत में बुलाया और उन्होंने वहाँ पर बुला कर के उनसे अनुरोध किया कि आप जो धर्म की व्यवस्था है वो हमें आप दें। तो आचार्य शांतरक्षित जी जब तिब्बत में पधारे तो वहाँ पर समय नामक एक सेंटर की स्थापना की, जो बुद्ध विहार की स्थापना की, और फिर वहाँ पर भिक्षु परंपरा की भी, श्रामणेर और भिक्षु परंपरा की व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ की। तो इस प्रकार से देखेंगे आचार्य शांतरक्षित के बाद से लेकर निरंतर तिब्बत में अनुवाद का कार्य होता रहा। और उस समय जब अनुवाद का कार्य होता था तो ऐसा नहीं कि कोई भी कोई अनुवाद कर दे, जो कुछ भी बना ले, ऐसा नहीं होता था। तो एक अनुवाद के जब क्षेत्र में कार्य हुआ तो उस समय विधिवत तरीके से कि कौन से शब्द एक ऑथेंटिक होने चाहिए, कौन से शब्दों की मान्यता होनी चाहिए, तो लगातार भारतीय और तिब्बती विद्वानों के साथ बैठ कर के जो डिक्शनरी उसका भी निर्माण किया गया, अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ। और ऐसा जिक्र है, जिक्र अर्थात ये जीवित इतिहास है कि भारतीय भाषा से, चाहे वो संस्कृत रही हो, पाली रही हो, बुद्ध वचनों का लगभग 5000 जो सूत्र और शास्त्र हैं, जो कि बुद्ध के खास करके जो सूत्र, उनकी 100 से अधिक पोथियां हैं, उनका संस्कृत से, पाली से अनुवाद हुआ। दूसरे जो शास्त्र हैं, जो भारतीय विद्वानों के शास्त्र, उनके द्वारा जो उनकी टीकाएं की गई, उनकी संख्या 225 के आसपास है। तो कुल मिला के सूत्र और शास्त्रों की संख्या 325 के आसपास हो जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारे विद्वान हैं भारतीय, उनके ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ। तो कुल मिलाकर के जो अनुवाद के क्षेत्र में देखा जाए तो 500 से ज़्यादा पोथियों का अनुवाद हुआ। माफ़ कीजिए, 500 नहीं, 5000 से ज़्यादा पोथियों का अनुवाद किया गया। तो ये अनुवाद का कार्य बहुत गंभीरता से हुआ। और आज के समय में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अन्य विद्वानों की जो टीकाएं हैं, उनका तो कई हजारों की संख्या में अनुवाद का कार्य वहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी विद्वान हैं, आप धर्मशाला की सेंट्रल लाइब्रेरी में देख सकते हैं। तो ये जो कार्य अनुवाद का है बड़े लंबे समय तक चलता रहा। बहुत ही राजा के एक सानिध्य में रह करके, राजाओं महाराजाओं के सानिध्य में रह के चला, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहा है। तो वही बात है कि जो नालंदा परंपरा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से नॉलेज का वो हब था, सेंटर था, केंद्र था, जहाँ से दुनिया में ये प्रकाश गया, यहाँ से विद्वान गए, एक प्रकार से प्रकाश फैला। फिर उसके बाद अगर ये तो नालंदा की अगर व्याख्या करें 8वीं से लेकर, माफ़ कीजिए, जो कि तिब्बत की अगर बात करें तो 6वीं से 13वीं शताब्दी, 500-600-700 वर्ष तक ये व्यवस्था रही। तो नालंदा नष्ट होने के पूर्व तक, ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्व तक वहाँ के विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने मिलकर के संस्कृत के ग्रंथों का और जो पाली में कुछ ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में कर लिया। नहीं तो अगर अनुवाद नहीं हुआ होता तो नालंदा तो नष्ट हो गया था, 13वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया, 12वीं के लास्ट में नष्ट कर दिया गया। तो हमारे पास तो नहीं पता भी नहीं होता कि क्या यहाँ पर पढ़ाई होती थी। तो वो एक सोर्स है। चीनी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ होता, तिब्बती भाषा में अनुवाद नालंदा से नहीं हुआ होता, तो शायद हमारे पास ये सोर्स प्राप्त नहीं होता कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, क्या अध्ययन होता था। तो इन्हें निश्चित रूप से हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, जो हमारे भारतीय और तिब्बती विद्वान रहे, भारतीय चीनी विद्वान रहे, उनका जो जीवन, जो समर्पण है, उस पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो निरंतर तिब्बत में इस परंपरा को जीवित रखा गया, चीन में इस परंपरा को जीवित रखा गया। तो 1-1.5 हजार वर्षों से
तिब्बत, प्रमुख रूप से तिब्बत उस परंपरा को जीवित रखे है। अगर तिब्बती भाषा में अनुवाद किए ग्रंथों को पढ़ें और उसी को अगर आप उसी श्लोक को पाली में या संस्कृत में पढ़ें तो शब्द का जो अर्थ है वो बखूबी प्राप्त हो जाता है, अच्छी तरह से अर्थ उसको समझ में आ जाता है, बहुत सटीकता उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद से देखें कि मतलब अगर 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो परम पावन जी भारत में आने के बाद उन्होंने इस नालंदा परंपरा को और उनके साथ आए हुए विद्वानों के माध्यम से विश्व के अलग अलग देशों में स्थापित कर दिया। यूरोप में आप देख लें, अमेरिका में देख लें कि विश्व के विभिन्न लोग उनकी उस नालंदा परंपरा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बौद्ध धर्म का प्रोपोगेट कर रहे हैं। परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का कोई प्रोपोगेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो नालंदा की परंपरा, जो चाहे अबौद्ध हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी धर्म को मानता हो, चाहे न मानता हो, लेकिन हमें मनोविज्ञान की जो बातें हैं, जो हमें प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत हैं, हमारे अंदर के जो एक प्रकार से जो मन जो कलुषित होता है उसको ठीक करने के लिए समत और विपश्यना की अगर बात हो तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमें जाननी चाहिए। जो हमारे चिंतन, श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा है, ये तीनों प्रकार की प्रज्ञा को सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को आवश्यकता है। तो ये जो परम पावन जी को बात सुनकर के विश्व के लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ दशकों से देखें तो वैज्ञानिक लोग भी उनके साथ आकर के उस परंपरा को एक प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि परम पावन जी बार बार कहते हैं कि उनसे भारत के एक वैज्ञानिक, भौतिकी वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट राजा रमनन ने कहा था कि जो क्वांटम फिजिक्स की व्यवस्था है आधुनिक समय में एक नई चीज़ है, लेकिन भारत में भगवान बुद्ध के द्वारा 2600 वर्ष पहले ही बता दिया गया था। वो इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन की जो थ्योरी है, शून्यता का जो दर्शन है, वो भगवान बुद्ध ने बताया, उसकी व्याख्या आचार्य नागार्जुन ने कर दी। तो परम पावन जी विस्तृत रूप से कहते हैं कि ये इस प्रकार की व्याख्या भारत में है, तो इसको सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो पिछले 4 दशकों से परम पावन जी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के, और खास करके जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और जो हमारे क्या कहते हैं कि मेंटल माइंड के जो वैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं, परम पावन जी के साथ आकर के संवाद करते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ये जो परंपरा, परम पावन जी हमेशा यही कहते हैं कि उस परंपरा को मैंने सीखा, आचार्य नागार्जुन, बसवंत, दिगनाग, इन सभी की परंपरा को मैंने सीखा है। तो जब इस परंपरा को लोगों को सीखना चाहिए, इसमें बौद्ध और अबौद्ध होने की कोई बात नहीं होती है, सभी के लिए हित की बात है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि नालंदा की परंपरा पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगी। इसकी जो रिलेवेंसी, प्रासंगिक मतलब रिलेवेंसी कितनी ज़्यादा है, और निरंतर इस समय में जब आज हमारा जो मन विचलित है तो उस समय में और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। भगवान बुद्ध की इस परंपरा को, व्यवस्था को जानना और ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। इसमें कोई बौद्ध हो वही जाने ऐसा नहीं है। बुद्ध ने तो सबके लिए ये जो प्रति समुत्पाद, करुणा की बात, अहिंसा की बात, और फिर इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रति समुत्पाद जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान की बात, समत और विपश्यना के सबके लिए उपदेश दिए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो नालंदा की जो परंपरा रही है वो भली बात हमें समझना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, शायद ही इस दुनिया में कोई देश है कि जो डिबेट की परंपरा को, हालांकि इस बारे में मैंने पहले एक डिबेट के ऊपर वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या है, क्यों होता है। तो जो डिबेट की, शास्त्रार्थ की परंपरा है, एकमात्र जीवित परंपरा तिब्बत देश में व्याप्त है। तिब्बत देश के वजह से 1959 के बाद भारत में आने के बाद भी जो इनके जो तिब्बती परंपरा के द्वारा स्थापित महाविहारों में देखने को मिलती है, वहाँ पर कई 15-20 वर्षों तक अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके उस व्यवस्था को संजोए हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं। तो ये परंपरा हमारे सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए है, मानव के हित के लिए है, लोगों के हित, जन कल्याण के लिए है। हमारे अंदर जो व्याप्त क्लेश, राग, द्वेष, मोह, उसको नष्ट करने के लिए है। इसको नष्ट करने के बाद हम बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को जितना हो सके सीखने की कोशिश करना चाहिए।
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मुझे इससे लाभ हुआ है। मैं इस परंपरा में पिछले 17-18 वर्षों से हूँ, तो मुझे लाभ हुआ है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं कि आखिर को यहाँ पर किस प्रकार से अध्ययन होता था, कितना गंभीरता से, कितनी गूढ़ और एक सूक्ष्म तरीके से अध्ययन यहाँ पर होता था। तो उसको हमें सभी लोगों को जानने की कोशिश करना चाहिए। ये कोई बौद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये दर्शन की बातें हैं। तो दर्शन की बातें भगवान बुद्ध ने सबके लिए बताए। जो इसको सेवन करेगा उसका लाभ होगा। जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप उस दवा का सेवन करते रहें, जब तक कि आपको ये नुकसानदायक ना हो। अगर नुकसान दे रही तो आप छोड़ सकते हैं, उस भोजन को भी आप छोड़ सकते हैं जो नुकसान दे। अगर उस किसी भोजन से आपको लाभ हो रहा है तो उस भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था और निश्चित रूप से उम्मीद है कि उन पहलुओं को मैं छू पाया हूँगा जिनको आप जानने की कोशिश करना चाहते थे। हालांकि आप सभी लोग परिचित होंगे, भली बात जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये नया होगा, जो जानते हैं उनके लिए शायद ये एक प्रकार से उनको स्मृति कराने के जैसा होगा, उनको याद कराने जैसा होगा। तो आज मैं अपने इस वीडियो को इस विषय पर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमो बुद्धाय। टच द लिंक।